हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। जहाँ तक बात मैग्नेटिक फील्ड की है तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया होता है। जैसे सपोज दैट ये एक मैग्नेट है N और S, तो अब ये मैग्नेट अपने चारों तरफ जिस एरिया तक, जिस रीजन तक, जिस स्पेस तक अपना इफेक्ट दिखा पाए, यानी अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सके दूसरे मैग्नेट पे, तो उस एरिया को, उस स्पेस को, उस रीजन को उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मान लो ये रीजन जो है, इस रीजन तक ये मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा पाता है, तो इसका मतलब ये रीजन इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट इस रीजन के बाहर रखें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, जो हम डेफिनेशंस बोलेंगे आप नोट कर सकते हैं। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट up to which its effect can be experienced is known to be its magnetic field। जहाँ तक बात मैग्नेटिक फील्ड की है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से डिनोट करते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। साइंटिस्ट एक थे निकोला टेस्ला, उनके नाम के रिस्पेक्ट में इसे टेस्ला कह दिया गया। तो यहाँ पे अब एसआई यूनिट तो टेस्ला हो गई। बात है अब सीजीएस यूनिट की। भाई सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है गॉस, GAUSS। आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, तो ये वही वाले गॉस साहब हैं। तो गॉस को हम लोग जी से डिनोट करेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस क्या होता है? भाई आपको पता होना चाहिए, रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁴ गॉस। आप चाहो तो कह सकते हो 1 गॉस में 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये आप बात समझ सकते हैं। टेस्ला बड़ी यूनिट है, गॉस छोटी यूनिट है। तो ये हो गई एक छोटी सी बात, छोटा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करना चाह रहे हैं। तो अब हम जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट हुए ओर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? ओर्स्टेड ने क्या किया, एक वायर लिया XY, इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए उन्हें एक सेल लगा दी, की लगा दी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और करंट को वेरी करने के लिए उन्होंने रियोस्टेट RH लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपस रखा है। हाँ, मैग्नेटिक कंपस है, मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं। जो ये मैग्नेटिक कंपस होता है बेटा, इसका जो एरो वाला पोर्शन होता है N पोल और ये होता है S पोल, यानी एक टाइनी मैग्नेट होता है मैग्नेटिक कंपस या मैग्नेटिक डायपोल, आप सब जानते होंगे। तो अब ये मैग्नेटिक कंपस रख दिया यहाँ पे। अब मैग्नेटिक कंपस जब रखा तो जब तक इसको ऑफ रखा की को, यानी इसमें करंट नहीं पास कराया, तब तक तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रुका हुआ था। जैसे ही इसमें करंट पास कराया ये क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट करने लगता है। मतलब ये ऐसे था तो अब ये क्या होने लगा, ये ऐसे होने लगा, डिफ्लेक्ट कर गया। देखो डिफ्लेक्ट कर गया। अब जैसे जैसे यहाँ रियोस्टेट से करंट बढ़ाते गए वो, तो वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता गया और बढ़ता गया डिफ्लेक्शन। और जब करंट घटाते गए तो डिफ्लेक्शन घटता गया। और जैसे इसको ऑफ कर दिया फिर से हॉरिजॉन्टल आ गई ऐसे, है ना। अब क्या किया, पोलैरिटीज़ की रिवर्स कर दी। पॉजिटिव इधर था, अब इधर कर दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिया सेल का, तो अब इधर से करंट जाएगी। तो अब पहले डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा था, अब डिफ्लेक्शन उल्टा आने लगा, ऐसे आने लगा डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन उसी तरीके से आने लगा, जैसे करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, जैसे करंट घटाई डिफ्लेक्शन घटता चला गया। जब करंट ऑफ की फिर से ये हॉरिजॉन्टल हो गई इस तरीके से। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपस या मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट पे रखी हो। अब कोई और मैग्नेट तो था नहीं आसपास, तो इसका मतलब फिर ओर्स्टेड ने कहा कुछ और कुछ नहीं। जब कोई और मैग्नेट नहीं, इसका मतलब साफ है कि ये जो XY वायर है यही मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। कब? जब उसमें एक करंट आई फ्लो करती है। जब एक करंट फ्लो करती है वायर में तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग वायर जो होता है, यानी जो करंट कैरिंग वायर होता है, करंट वायर जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। और इसके इस इफेक्ट को, यानी इस तरीके से की जो मैग्नेटिज्म जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो
मैग्नेटिज्म, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और या इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से या करंट की वजह से जो इफेक्ट्स जनरेट होते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये इस तरीके से इस चैप्टर का नाम पड़ा, यानी हम यहाँ पे सारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं वो जो करंट की वजह से जनरेट होंगे। तो ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बता दिया कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि अगर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फार्मूला दिया दो साइंटिस्ट बायो और सेवर्ट ने। तो अब उसे कहा गया बायो एंड सेवर्ट लॉ। बायो एंड सेवर्ट लॉ किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, हमेशा याद रखो, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो उसके लिए बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करते हैं हम लोग। तो बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि भाई ये अगर करंट वायर है कोई, यानी करंट कैरिंग वायर है, तो इस करंट कैरिंग वायर को, अगर आप इस करंट कैरिंग वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ मान लें, तो अब मान लिया मैंने वैसा ही एक छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl, इस एलिमेंट को हम लोग करंट एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें करंट भी तो पास करेगी ना। तो अब बायो और सेवर्ट लॉ कहता है किसी वायर के किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से उससे r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड dB क्यों, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटी होगी, तो dB मतलब छोटी मैग्नेटिक फील्ड और B मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी r डिस्टेंस पे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड dB जो है ये डिपेंड करती है, यानी प्रोपोर्शनल है किसके, करंट I के। मतलब ज़्यादा करंट तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट तो कम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये ओर्स्टेड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो अब और दूसरी बात बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस करंट एलिमेंट की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। मतलब जितना बड़ा एलिमेंट लोगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, यानी देखो बड़ा एलिमेंट तो बड़ी फील्ड, कम एलिमेंट छोटा एलिमेंट तो छोटी फील्ड। और तीसरी बात ये प्रोपोर्शनल होता है, ये जो एंगल बनता है करंट एलिमेंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल की साइन के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, थीटा बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉइंट इधर लोगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, अगर यहाँ पॉइंट लिया जाए तो एंगल और बढ़ जाएगा, तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब बड़े एंगल पे आप जाएंगे तो अगर बड़े एंगल पे पॉइंट लेंगे तो आपको फील्ड ज़्यादा मिलेगा, कम एंगल पे जाएंगे तो फील्ड कम मिलेगा। अगर वायर पे ही पॉइंट ले ले तो क्या होगा, जीरो एंगल बनेगा फिर एलिमेंट से, तो यानी एंगल घट के जीरो हो जाएगा, तो फील्ड कोई नहीं होगी। नहीं, वायर के किसी वायर पे खुद की करंट की वजह से कोई फील्ड नहीं होती। अब इसी तरीके से चौथा पॉइंट कि dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे तो फील्ड घटेगी, जितनी ज़्यादा पास आएंगे तो फील्ड बढ़ेगी, r के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो अब अगर इन चारों को हम कंबाइन कर दें, यानी अब क्या कर दें, इन चारों को अगर हम कंबाइन कर दें तो लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये एक साथ लिख सकते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी की तो कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है यहाँ पे IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हो गया बायो सेवर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी ये कांस्टेंट से, ये क्या है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली होता है 10⁻⁻⁷। अगर आप यहाँ यूनिट निकालो भाई, यहाँ पे अगर आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालोगे तो इसको किस में मेजर करते हैं, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में मेजर करते हैं। अगर आप आई को देखेंगे तो किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करेंगे। डीएल को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। और नीचे साइन थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी किस में मेजर करेंगे, इसको आर स्क्वायर को, यानी मीटर स्क्वायर में। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यानी ये तो तुमको इधर ही रखना है, तो बन जाएगा टेस्ला मीटर, यानी ये मीटर उधर चला जाएगा तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। देखो यानी इसकी यूनिट होगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो गया बायो सेवर्ट्स लॉ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ये बेटा एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, बहुत आता है, तो जरा देखते हैं। आपको पता है कि बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। इसको हम चाहें अगर r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो अब आप बताओ क्या बनेगा। हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हम लिख सकते हैं भाई देखो i तो वेक्टर बन नहीं सकता,
अच्छा ये आर स्क्वायर और ये आर मिलकर क्या बन गया, बन गया नीचे आर क्यूब। अब क्या बचा, डीएल और ये आर एक साथ लिख दें, डीएल आर साइन थीटा लिख देंगे एक साथ। अब आपको बताओ जरा, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते थे, पी क्यू साइन थीटा को पी क्रॉस क्यू लिखते थे, डीएल आर साइन थीटा को क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर। ये बन गया इसका वेक्टर फॉर्म। और इधर डी बी पे भी वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये भी वेक्टर है भाई। अब बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई और आर क्यूब, ये तो वेक्टर है नहीं, तो इन पे वेक्टर नहीं लगा सकते। ये बन गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है एक फाइनाइट की वैल्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर इनफाइनाइट वैल्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो और कुछ हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं जरा अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।